हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास में हम देखेंगे एक मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर, फैक्टराइजेशन। ओके, हमारे 8th क्लास के बच्चों के लिए ये चैप्टर होगा। 8th क्लास में जो सिलेबस हमें कवर करना है फैक्टराइजेशन में, हम उतने को ही आज इस क्लास में कवर करेंगे। देखो, फैक्टराइजेशन जो है वो हम पढ़ तो रहे हैं 8th में, बट इसका यूज जो है ना वो मैथमेटिक्स में हमेशा रहेगा, अलजेब्रा में, राइट। सिलेबस वाइज अगर हम बात करें तो ये 9th में भी मिलेगा, हम लोग को भर के मिलेगा। ओके, ये तो अभी स्टार्टिंग है फैक्टराइजेशन हमारे 8th क्लास में। 9th में भी इसको पूरा पढ़ना है। 10th क्लास में भी इसको बहुत इसका क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। ओके, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। ओके, दैट इज वाई मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है हमारा फैक्टराइजेशन। ओके, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, राइट। अगर इसे हम अच्छे से समझे तो ये फैक्टराइजेशन चैप्टर बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब देखो, क्या है ना कि 8th क्लास में ये स्टार्टिंग होता है। ओके, तो हमें थोड़ा बेसिक इसमें समझना होता है, पर क्या होता है ना कि अगर अभी इसको हम अच्छे से नहीं समझे तो फिर 9th क्लास में, क्योंकि 9th क्लास में जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर 8th क्लास के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो फिर 9th क्लास में जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन में वो भी सही से क्लियर नहीं हो पाता है, राइट। दैट इज वाई 8th क्लास जो है वो नींव है फैक्टराइजेशन का। ओके, तो यहाँ इसको हमें अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखो, फैक्टराइजेशन, ये जो फैक्टराइजेशन वर्ड है वो हम तो पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उस पर कुछ ऑपरेशंस देखे हमने, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हमने देखा। ओके, फैक्टराइजेशन चैप्टर में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे एक और ऑपरेशन देखेंगे जिसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। ओके, अब देखो, अब तक हमने जो भी ऑपरेशंस देखे हैं जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो अभी अब तक हमने नहीं देखा है। फैक्टराइजेशन के बाद हम डिवीजन को भी देखेंगे। ये सारे जो ऑपरेशंस हैं वो क्या होता है, वो नंबर्स पे भी अप्लाई होते हैं। ओके, हम एडिशन करते हैं, नंबर का भी करते हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम करते हैं। वैसे ही फैक्टराइजेशन जो है ना, ये जो प्रोसेस है वो नंबर्स पे भी होता है। ओके, ये ऑपरेशन नंबर पे भी होता है। क्या होता है फैक्टराइजेशन? नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो पहले हम उसको समझते हैं, फिर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आएंगे, राइट। चीजें क्लियर हैं? चलो, तो अगर नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फैक्टराइजेशन को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ एज मैनी नंबर एज पॉसिबल। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक नंबर है 8, इसको हम दूसरे नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो देखो, इसको हम 8 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, राइट। फैक्टराइज हुआ। चलो, लेकिन डेफिनेशन क्या कहता है कि एज मैनी नंबर एज पॉसिबल। तो यहां पे तो दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसे लिखा, क्या इसे ज्यादा नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इसको हम 4 इंटू 2 इंटू 1, सी 1 का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहता है यहाँ पे। ओके, 1 के अलावा जो नंबर है ना उनका वैल्यू रहता है। तो देखो, यहाँ क्या था, सिर्फ 8 था, यहाँ पे क्या हो गया, दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिखा। अगेन इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, राइट। अब इसे हमने 3 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। क्या अब इसे फर्दर फैक्टराइज हम कर सकते हैं? नहीं। अब इससे ज्यादा नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम 8 को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब 8 जो है वो हमारा फैक्टराइज हो गया। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा है, राइट। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट में पढ़ा था, तो वही है प्राइम फैक्टराइजेशन का जो फैक्टराइजेशन है ना, वो जो कॉन्सेप्ट है वही होता है। ओके, क्या होता है फैक्टराइजेशन? अगेन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ एज मैनी नंबर एज पॉसिबल। किसी भी नंबर को जितना हो सके उतने नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन बोलते हैं। आ गई बात समझ?
नंबर में फैक्टराइजेशन क्या होता है। चलो ठीक है, तो अब अगर इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा हमारा। तो देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ गिवन एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ एज मैनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज पॉसिबल। वहां पे क्या था, एज मैनी नंबर एज पॉसिबल, यहां पे क्या है, एज मैनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज पॉसिबल। तो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर हमारे पास, उसको जितना हो सके उतना अदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखो 2x² y प्लस 3xy², ये अगर हमारा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसको हमें फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे हम। देखो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर मेथड देखेंगे, हम देखेंगे सारे मेथड्स को, हम देखेंगे कितने टाइप के मेथड होते हैं फैक्टराइजेशन के। यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर मेथड यूज करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, तो इन दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर होता है उसको कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले सकते हैं एक्स वाई को कॉमन। इस प्रोसेस को हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं शॉर्ट में थोड़ा जा रहा हूँ। तो अगर एक्स वाई हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं था। अब यहाँ पे हमने क्या हम यहाँ क्या देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। ओके, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम इसको मान सकते हैं x को, एक इस y को मान सकते हैं और एक इस पूरे को मान सकते हैं। ओके, ये तीनों क्या है, अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह हम तीनों को ट्रीट कर सकते हैं। तो अब हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तीन अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं हम। ओके, मतलब कि और ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं तो नहीं। ओके, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम इतने ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी मेथड को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जितना हो सके उतने दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के प्रोसेस को ही हम अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन बोलते हैं। आ गई बात समझ, फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन कोई नया वर्ड नहीं था, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने नंबर के लिए पढ़ा था। ओके, वही फैक्टराइजेशन जो है वहाँ यहाँ हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए पढ़ रहे हैं। राइट, चीज़ें क्लियर हैं। अब बात आती है कि प्राइम नंबर को तो हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं ये हमें पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो देखो हमारे पास तीन मेथड होता है। हमने इसके मेथड्स को तीन टाइप में डिवाइड किया है। ओके, पहला जो सबसे बेसिक है वो है हमारा कॉमन फैक्टर मेथड। क्या होता है भाई इसमें, देखो इसमें हम क्या करते हैं ना, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जैसे कि 6a² b प्लस ab² प्लस लेट्स से 18ab, a² b² ले लेते हैं। ओके, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग को गिवन है और बोल रहा है कि इसको फैक्टराइज करो, मतलब इसको किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। चलो ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम। देखो कॉमन फैक्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं ना, देखते हैं कि इन सारे टर्म्स में क्या कोई कॉमन फैक्टर है। ओके, और ये निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे इजी मेथड है, इन तीनों टर्म का एचसीएफ निकाल लो। ओके, एचसीएफ निकालने में सबसे पहले आता है जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, जैसे 6, 12 और 18, इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है। 6, 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा। देखो अब एचसीएफ निकालना है तो ऐसा नहीं कि जाके हम प्रॉपर तरीके से वो जो एचसीएफ निकालें, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6, 12 और 18 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, वो 6 होगा। ओके, वो सबसे बड़ा नंबर जिससे ये तीनों डिविजिबल हो। तो 6 से डिविजिबल है, 12 भी 6 से डिविजिबल, 18 भी 6 से डिविजिबल है। ओके, चलो अब फिर आते हैं हम लोग वेरिएबल पार्ट पे। वेरिएबल पार्ट का एचसीएफ क्या होता है, वेरिएबल पार्ट का हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो इस पे हम लोग एक शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं कि कोई वेरिएबल है
तो उसका हम लोग HCF कैसे निकाल सकते हैं। ओके चलो, तो देखो अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, जैसे वहां पे जो एक्सप्रेशन था a² b और एक दूसरा है वेरिएबल ab², तो इसका HCF हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम लोग ढूंढते हैं कि इन दोनों में कौन सा वेरिएबल है जो दोनों में प्रेजेंट है, दोनों एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है। तो देखो a भी इसमें भी है, इसमें भी है, a को ले, b भी इन दोनों में है, राइट, तो b भी ले लेंगे। अब थोड़े एक एग्जाम्पल के लिए इसको हम ab² बना देते हैं। ओके चलो, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि c जो है वो इन दोनों एक्सप्रेशन में नहीं है, तो c को हम HCF में नहीं लेंगे। ओके ये हम क्या निकाल रहे हैं, HCF ऑफ दिस टू एक्सप्रेशन। तो क्या लेंगे हम, a लेंगे, b लेंगे, ओके c नहीं लेंगे क्योंकि c दोनों में नहीं है। अब a और b का पावर क्या रखेंगे, तो इन दोनों एक्सप्रेशन में a का जो मिनिमम पावर होगा उसको हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे a का मिनिमम पावर कितना है, 1 है, और b का भी मिनिमम पावर कितना है, 1 है, तो इसको हम इन दोनों का पावर 1 ही रखेंगे। तो इसका HCF हमारा क्या हो गया, AB हो गया। आई बात समझ, सिंपल है। हमें ढूंढना है कि जितने भी गिवन एक्सप्रेशंस हैं उसमें ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो सब में प्रेजेंट है। ठीक है, उन सारे वेरिएबल्स को हम लिख लेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में a इंटू बी, और फिर देखेंगे कि गिवन वेरिएबल का जो मिनिमम पावर है वो कितना है सारे एक्सप्रेशन में, जो मिनिमम पावर होगा उसको हम लोग ले लेंगे। चलो, तो इस तरीके से हम HCF निकालते हैं वेरिएबल्स का, राइट। कांस्टेंट का कैसे निकालते हैं ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं उसको ज़्यादा डिस्कस यहाँ नहीं करूँगा। चलो परफेक्ट, तो हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन तीनों टर्म्स का जो HCF होगा वो क्या होगा, वेरिएबल पार्ट का, कांस्टेंट पार्ट का तो हमने निकाल लिया, वेरिएबल पार्ट का जो HCF होगा वो क्या होगा, AB, क्योंकि A और B तीनों में प्रेजेंट है और मिनिमम पावर कितना है A और B का, 1, जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। चलो कॉमन ले लेंगे हम। अब देखेंगे कि 6a² में से अगर 6ab हम हटा लेंगे तो वहाँ क्या बचेगा, 6ab को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6a² आ जाएगा, तो आंसर है हमारा a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस यहाँ से 6ab कॉमन ले लेंगे, हटा लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, ओके, क्योंकि जब 2b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। चलो परफेक्ट, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3, राइट। पता चला कैसे हमने कॉमन लिया, फिर अंदर ब्रैकेट में कैसे टर्म्स को लिखा, राइट। आगे बात समझ, चलो परफेक्ट। तो अब ये फैक्टराइज हो गया, हमने क्या किया कि इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। ओके, एक एक्सप्रेशन ये हो गया हमारा, एक एक्सप्रेशन ये हो गया, दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। तो मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। सिंपल है, कॉमन फैक्टर मेथड सबसे बेसिक है और सबसे सिंपल है। ओके, किसी भी कभी भी कोई इन फ्यूचर भी जब हार्ड मेथड हम लोग सीख लेंगे, हार्ड क्वेश्चन भी आएगा ना, तो सबसे पहले दिमाग में कॉमन फैक्टर मेथड आना चाहिए कि इसमें से कुछ हम कॉमन ले सकते हैं क्या। ओके, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन जो होता है ना कभी कभी वो इसी कॉमन फैक्टर मेथड से बन जाता है। और भी मेथड्स हमें यूज करने होते हैं, बट पहला स्टेप जो होता है ना वो कॉमन फैक्टर का ही होता है। ओके, और बच्चों को लगता है कि इतना हार्ड क्वेश्चन है, ये कॉमन फैक्टर मेथड इसमें थोड़ी लगेगा, लेकिन नहीं, ये आगे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे उस टाइप का जिसमें कॉमन फैक्टर मेथड ले लेने से, कॉमन फैक्टर मेथड यूज कर लेने से क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। चलो, तो ये तरीका है कॉमन फैक्टर मेथड का, जिससे हम लोग किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख, जैसे है 2x² y³ प्लस 8x⁴ y⁴ प्लस 10x² y⁴। चलो परफेक्ट, इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे, तो कॉमन फैक्टर मेथड। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को देखेंगे, कांस्टेंट का HCF क्या हो जाएगा, 2, 8 और 10 है कांस्टेंट, तो इसका HCF हो जाएगा 2। फिर वेरिएबल पे आएंगे, देखेंगे कि x y तीनों में है,
तो यहाँ पे एक्स वाई ले लेंगे हम लोग। अब देखेंगे कि एक्स का मिनिमम पावर कितना है। देखो एक्स का यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो एक्स का मिनिमम पावर 2 है, तो एक्स का पावर 2 दे देंगे। ठीक है, वाई का मिनिमम पावर कितना है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, मिनिमम पावर कितना है 3। तो 2x² वाई क्यूब हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। राइट, अब देखो यहाँ पे भी बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं, देखते हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं बच रहा है, सारे चीज़ तो हम कॉमन ले लिए हैं, तो इस टर्म को ही वो गायब कर देते हैं। डायरेक्ट वो फिर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। नहीं, यहाँ कुछ कैसे नहीं बचा, 1 तो बचा है ना, क्या 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 का भी वैल्यू है, तो 1 हमें लिखना है। 1 के बाद फिर यहाँ प्लस लिखना है। अब इसमें से देखना है कि कांस्टेंट तो 4 बचा, फिर x² बचा और y² बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 5, x² तो हमने कॉमन ले लिया है, y का पावर 8 मतलब y का पावर 5 यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया। आ गई बात समझ, बाय कॉमन फैक्टर मेथड। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आ गई बात समझ, कॉमन फैक्टर मेथड क्या होता है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे दूसरा मेथड हमारा, जो कि होगा ग्रुपिंग का। ओके, आ गई बात समझ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।